स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार मुद्दतों बाद पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और प्रयास रहेगा कि यह सिलसिला लगातार चलता रहे आपके परीक्षा के समय तक। दोस्तों मैं जान रहा हूँ आपकी तैयारी जोरों पे होगी, आप पूरी तल्लीनता के साथ अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगे होंगे। आइए उसी कड़ी में एक प्रैक्टिस सेट का सामना करते हैं जिसमें हमने प्रयास किया है कि आपको उन सारे प्रश्नों से अवगत कराया जाए, उन पैटर्नों से अवगत कराया जाए, उन सारे यूनिट के प्रश्नों से अवगत कराया जाए और आप अपने को आकलित करते हुए चलिए। मैं प्रश्नों का उत्तर बताते हुए चलता हूँ और कोशिश रहेगी कि निकट भविष्य में लगातार आपसे मुलाकात होती रहे। आइए शुरुआत करते हैं यूपीएससी प्रैक्टिस सेट कवरिंग ऑल यूनिट के पहले प्रश्न से। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते का संबंध किससे है? द नेशनल एक्शन प्लान नमस्ते लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जुलाई 2022 इज रिलेटेड टू। दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन में से एक सही है और उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, फ्रॉम मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम, मशीनीकृत स्वच्छता और पारिस्थितिकी तंत्र से, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिएगा और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वह है इंटरनेशनल अफेयर से जो डिस्प्यूट होते हैं, जो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें चलती रहती हैं, उससे प्रश्न बनते रहे हैं। और उसी श्रृंखला में इस प्रश्न को देखिए कि आर्कटिक में स्थित हंस द्वीप पर पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे विवाद को किन दो देशों ने खत्म कर दिया है? Which two countries have ended the dispute that has been going on for the last 50 years over हैंस आइलैंड लोकेटेड इन द आर्कटिक? दोस्तों राइट आंसर इसका होगा डेनमार्क और कनाडा। डेनमार्क एंड कनाडा हैव स्ट्रक अ डील टू सेटल ऑलमोस्ट 50 years of this disputed problem. Now move to the question number थर्ड। और तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर यह प्रश्न बन सकता है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस प्रश्न को देखिए आप, ट्रांस कॉन्टिनेंटल हस्तांतरण के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, यहाँ पर एक प्रश्न आपको मिल गया कि किसके तहत चीतों का हस्तांतरण हुआ है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हस्तांतरण के तहत। दूसरा प्रश्न यह मिला कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में रहा है और किस कारण से चर्चा में रहा है आइए देखते हैं। चीतों का आगमन बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद, 1952 से चीते विलुप्त हो गए थे उस भारत में। इसके बाद जो है चीतों का आगमन हुआ है, उनका स्थानांतरण हुआ है, किस देश से हुआ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन आपको अपने ध्यान में रखना होगा, आप अवगत भी होंगे। अफ्रीकन कंट्री नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया ने हमें यह अवसर दिया है कि एक बार पुनः जो है हम चीतों को अपने यहाँ आश्रय दें और इस वातावरण में चीते पनपे, पले, बढ़ें और हमारी जो पर्यावरणीय स्थिति है, हमारी जो समृद्धता है वह बनी रहे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः इंटरनेशनल अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा क्योंकि विश्व की सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने वाली ब्रिटिश महारानी, देखिए विश्व के सबसे लंबे समय तक, यह प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक किसने राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाई, तो यह हो गई आप देखिए ब्रिटिश महारानी जिनका निधन हुआ आपने देखा और 96 वर्ष की अवस्था में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का 96 इयर्स में जब डेथ हुआ, जिन्होंने 70 वर्ष तक इस पद को धारण किए रखा, राष्ट्राध्यक्ष के पद को। और उनके मरने के बाद, निधन होने के बाद इंग्लैंड के नए सम्राट के रूप में सिंहासन किसने संभाला है? Who has taken the throne as the new monarch of England after the death of the British Queen, the world's longest surviving head of state? And your right answer will be King Charles III. ये
सही जवाब होगा। आप अपने इसको जेहन में रखिएगा और इस तरह के प्रश्नों को भी जेहन में रखिएगा। आप अपने स्तर पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए, पूरी तल्लीनता के साथ आप लगे होंगे, लगे भी रहना चाहिए। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप क्या हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या बन सकते हैं यह मायने रखता है। और लगातार आप प्रयासरत रहें, प्रश्नों के पैटर्नों से अवगत होते रहें, क्योंकि यह यूपीएससी की जो माया है, इनका जो सिलेबस और इनके प्रश्नों का चयन, यह एक अबूझ पहेली है। ये भारत का भूगोल लिखते हैं और विश्व भूगोल से भी प्रश्न दे देते हैं, या अजीब तरह के प्रश्नों का चयन करते हैं। लिहाजा आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, आपके प्रिपरेशन का लेवल इनकी मानसिकता को पकड़ने वाला होना चाहिए, तब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि जीके की भूमिका आपने देखी है, लगातार आप देख रहे हैं, इन 30 प्रश्नों ने बवाल मचा दिया है, तो लगातार आप लगे रहें। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भारतीय युवाओं को रोजगार कुशल बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विल बी सेट अप बिटवीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू मेक इंडियन यूथ एम्प्लॉयबल। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा वाराणसी। वाराणसी से आप अवगत होंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है संसदीय क्षेत्र भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, अब एक प्रश्न भी बनता है, ग्रैंड स्लैम रिलेटेड टू व्हाट? ग्रैंड स्लैम रिलेटेड टू लॉन टेनिस। जो 4 बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें ग्रैंड स्लैम जो है उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है। अच्छा, एक प्रश्न और भी इसमें कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा हार्ड कोर्ट होता है, कौन सा ग्रास कोर्ट है, कौन सा जो है रेलागरा की मिट्टी पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन रेलागरा की मिट्टी पर खेला जाता है, लाल मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ओपन आप ध्यान में रखिएगा यह कहां खेला जाता है? यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। खैर, इस प्रश्न को देखिए, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने में तीसरे स्थान पर रहने वाले इस महान खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। दोस्तों यह महान खिलाड़ी हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें हम आपको बता दें रोजर फेडरर ने 41 वर्ष की अवस्था में इस जो है अपनी घोषणा पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रोजर फेडरर आपका सही जवाब हुआ, स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी थे रोजर फेडरर, महान टेनिस खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें, यह आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। शीर्षक में बार बार आपको कहता हूं कि सारी यूनिट की इंपॉर्टेंस है, सारे यूनिट्स को संतुलित रूप से आपको तैयारी करनी है। आपको जीके के साथ साथ आपके अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि 70 प्रश्न वहां से मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ जीके प्लस आपका 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट प्लस आपका इंटरव्यू, संतुलित रूप से आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, और एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा कि इस तैयारी के दौरान किसी भी स्थिति में आपको लगता है कि मेरे प्रश्नों की, मेरे पीडीएफ की आपको आवश्यकता है, आप हमें व्हाट्सएप करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम राशि पर ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। वे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में हमारे पेड बैच चल रहे हैं, आप अपने संपर्क कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निश्चित तौर पर प्रश्न रहता है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो 4 यहाँ पर दिया गया है कि किसके अंतर्गत ये किया गया है, तो यह इसका जो सही जवाब होगा वह होगा परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का एब्रिविएशन है, इस चीज को आप अपने ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात जो मैं बता दूं, ये अभी पूछा था लास्ट एग्जामिनेशन में कि किसने इंप्लीमेंट किया था,
तो किस स्टेट ने फर्स्ट इंप्लीमेंट किया? तो कर्नाटका ने किया था। हिमाचल प्रदेश को भी लेकर के डिस्प्यूट था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, कर्नाटका सही जवाब हुआ। इसके बाद एक चीज और पूछेगा, हो सकता है इस बार पूछ दे, जो कि मैंने अपने मेंबर्स को अवगत कराया, आपको भी अवगत करा दूं कि पहली बार जो चाइल्ड लेवल पर किसने इंप्लीमेंट किया है? तो उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। इसको भी आप अपने जहन में रखिएगा। इन्हीं तरह के प्रश्नों को अपने जहन में रखते हुए आप प्रिपरेशन करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, यह भी संबंधित किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड से। आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए, शिक्षा के किस विधि में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित उपयोग की प्रमुखता होती है? In which method of education there is predominance of cognitive, affective and psycho-driven application to achieve the objectives? आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, और प्रदर्शन विधि इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा शोधकर्ता प्रतिदर्श के चयन में या शोध प्रक्रिया में पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचता है तथा विषयनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ हो जाता है? बाय विच प्रोसेस द रिसर्चर अवॉइड्स द एरर ऑफ बायस इन सिंपल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड बिकम सब्जेक्टिव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव? दोस्तों, यह रैंडमाइजेशन में होता है, यादृच्छिकरण में होता है। ए के साथ आप जा सकते हैं, ये इसका सही जवाब है। और यह प्रश्न जो है एवरग्रीन प्रश्न है। जो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 10वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? दोस्तों, यह प्रश्न कई बार आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है। इसको घुमा फिरा कर यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा, निश्चित तौर पर आप अवगत होंगे, विभेदीकरण, रिजोल्यूशन लेवल। सी के साथ आप जा सकते हैं, और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आईसीटी के तरफ। आईसीटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारे यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए आईसीटी के इस प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी सबसे तेज मेमोरी है जो अस्थायी भंडारण, ध्यान रखिएगा, टेम्पोररी स्टोरेज की बात की जा रही है, अस्थायी भंडारण तथा रैम और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करता है? विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी विच एक्ट्स एज टेम्पोररी स्टोरेज एंड बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू? देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के साथ आप जा सकते हैं, कैश मेमोरी इसका सही जवाब हुआ। कैश मेमोरी ऑपरेट्स बिटवीन 10 to 100 टाइम फास्टर देन रैम। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा, और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें TCP/IP, जो TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आप इसके साथ जा सकते हैं, प्रश्नों के पैटर्न से आप अवगत हो चुके हैं। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, इनमें जो उल्लेखित है उनमें से सबसे तेज डेटा संचरण गति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? इसमें आप देख रहे हैं कि मेगाबाइट्स और किलोबाइट्स तो होगा नहीं, बैंडविड्थ होगा नहीं, तो कौन सा होगा? गीगाबाइट होगा, यानी कि जीपीबीएस के साथ आप जा सकते हैं, और यह इसका सही जवाब होगा, गीगाबाइट्स पर सेकेंड। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न कौन सा है? 14वां है, एवरग्रीन प्रश्न। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पूरे जीके के प्रिपरेशन के दौरान या आप अपने सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के दौरान भी, कि कुछ प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, कुछ प्रश्न टफ होते हैं। तो जो भी अगर आसान प्रश्नों की गलती अगर आप किए, किसी ने भी किया, तो आप जो है प्रतियोगिता से उस जो मुकाबले से आप बाहर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, आपने देखा होगा, पोस्ट बहुत कम है, लिहाजा आपको सर्वोत्तम होना पड़ेगा, सर्वोत्तम प्रदर्शन करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखानी होगी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे डिवाइस आउटपुट और इनपुट हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें मॉडेम जो है, मॉडेम इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यह जो है एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं ISDN का सही रूप क्या है। द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यानी कि सी इसका सही जवाब है। और हम बढ़ चलेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द, एक प्रश्न देखिए आपको मिले, मैंने बताया आपसे कि मैं प्रश्नों का चयन कुछ इस हिसाब से करता हूं आपके लिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो यहां पर एक प्रश्न आपको मिल गया। अगर ये पूछता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल, प्रश्न से ही आपको उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न अगर पूछता है, अच्छा ये भी है कि जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को दर्शाना, यानी कि जीवों और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंधों को दर्शाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इकोसिस्टम का फर्स्टली यूज किसने किया था। तो यहाँ पर जो जवाब आपका होगा वह होगा सर आर्थर जी टॉन्सले, यानी कि AG टॉन्सले, बी इसका सही जवाब होगा। 1935 पे इन्होंने यूज किया था इस वर्ड को। आप इस चीज को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम आ गए हैं किसकी तरफ, 17वें प्रश्न की तरफ, और यह भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे यूनिट को कवर करता हूं और प्रयास ये रहता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मेरे प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाए, नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। वैसे तो मैं नोट्स भी अवेलेबल कराता हूं और वो भी बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। निश्चित तौर पर प्रश्न मिलते हैं, कुछ ईश्वरी कृपा ऐसी रहती है कि उस हिसाब से पैटर्नों को देखा जाता है। बहुत ज्यादा भटकाने और भटकने का प्रयास नहीं किया जाता है, उन्हीं चीजों पर प्रहार किया जाता है जहां से लक्ष्य हम साध ले और अपने को विजेता घोषित कर दे। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ब्लू कार्बन का संबंध किससे है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ब्लू कार्बन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो यह रिलेटेड किससे है दोस्तों, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें कह रहा है ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम्स, यानी तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन, ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न आते रहे एग्जामिनेशन में। क्या कह रहा है प्रश्न को देखिए। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस पर स्थापित भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान, यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। और एक बार पुनः ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, फॉरएवर क्वेश्चन है या एवरग्रीन क्वेश्चन है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं दोस्तों। लाइकेंस जो हैं वह एयर पॉल्यूशन के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। इससे आप अवगत भी होंगे, यानी कि वायु प्रदूषण इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 20वें प्रश्न की तरफ। एक बार पुनः कहूंगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किसी भी स्तर पर, वैसे तो आपकी तैयारी अपने जोरों पे होगी, अपने अंतिम दिशा की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। हमारे द्वारा प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज, नोट्स, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या है आप हमसे शेयर करके उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी न्यूनतम राशि पर वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। आइए 20वें प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन दिसंबर 14, 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 14 दिसंबर के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से आपके इतिहास का, भूगोल का, सोलर सिस्टम का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यह देखिए इतिहास का प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर यह प्रश्न आते रहा है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मंडूक उपनिषद से यह
दिया गया है, भटकने की जरूरत नहीं है, मंडूक उपनिषद के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न नेशनल मूवमेंट की तरफ से है, स्टेटमेंट को लेकर के है, और यह प्रश्न कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। आइए देखते हैं। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह बात किसने कही थी दोस्तों? यह बात यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं, यह बात दंभ में आकर, अहंकार में आकर के लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने कही थी। अब हम पर चले हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हुए आ गए हैं हम 23वें प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह द्वारा, अगर कोई प्रश्न यह पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक संस्थापक कौन थे, तो वहां पर आपका आंसर होगा भगत सिंह। अब यहाँ पूछ रहा है भगत सिंह द्वारा कब की गई थी? मेन वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड बाई भगत सिंह। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में जो आपका सही जवाब है वह है 1928। HRA की स्थापना जो हुई थी वह 1928 में हुई थी। आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। HSRA से यह HRA बना था, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विस्तार 3 राज्यों में है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ और किस 2 राज्यों में इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विस्तार है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। चारों जो यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसमें जो 3 राज्यों में फैला हुआ है वह है सिंधवाड़ सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश या सोन नदी पर है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। यह सोन नदी पर है और यह किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति इनमें से कौन हैं? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इनमें हम आपको बता दें कि नीलम संजीवा रेड्डी was elected the first president without opposition, यह चुने गए थे 1977 में। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक सुधारक को हम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं? दोस्तों यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्मर इनको हम कहते हैं, इन्होंने हम आपको बता दें कि फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, और इन्हीं को हम A.O. ह्यूम को ही हम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, शिमला के संत के नाम से जानते हैं। और आइए बढ़ते हुए हम चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनमें द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आर्टिकल नंबर 343, यानी ए इसका सही जवाब हुआ। और हम आप बढ़ते हुए चलेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? 28 क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्यों में कर विभाजन करने के लिए अधिकृत है? Which one of the following bodies is empowered to decide the tax division among the states as per the constitutional arrangement? दोस्तों, फाइनेंस कमीशन is constituted by the president under the article 3280। आर्टिकल 280 को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर वित्त आयोग सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ, और 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लॉरेंज वक्र, जो लॉरेंज कर्व है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों इसका उपयोग जो है आय की विषमता के लिए किया जाता है। दोस्तों गरीबी को निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है एनवायरमेंट से है कि पत्थरों की कटाई तथा पिसाई में लगे मजदूर सामान्यतः किस रोग के शिकार हो जाते हैं? द लेबरर्स engaged in cutting and grinding stones usually
फॉल पे टू विच डिजीज, तो दोस्तों यह शिकार हो जाते हैं किसके, सिलियोसिस के, सिलिकोसिस यानी कि सी के साथ आप जा सकते हैं। लंबे समय तक कार्य करने से इनके फेफड़े प्रभावित होते हैं, इससे इनके लंग्स प्रभावित होते हैं, तो इस डस्ट वगैरह से। तो दोस्तों इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। निकट भविष्य में पुनः आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।